अगर आपको पता चले कि महाराष्ट्र में जो होना था वो हो चुका है या अब भी कुछ ऐसा है जो घट रहा है। सीक्रेट मीटिंग्स की खबरें बाहर आ रही हैं जिसमें शरद पवार जो कि चाचा हैं वो अपने भतीजे अजीत पवार से मिल रहे हैं और ये मीटिंग्स एक दूसरे के घर पे नहीं, बिजनेस इंटरेस्ट जिन लोगों के हैं उनके घरों पे हो रही है। इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, उन ऑफर्स की सूचनाएं भी आ रही हैं, वो अटकलें सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अजित पवार के मार्फत सेंटर की ओर से कुछ हिंट्स पास किए गए हैं पवार सीनियर को कि अगर वो सरकार में जुड़ने का फैसला ले लेते हैं, बार बार सरकार को अटैक करना छोड़ देते हैं, तो उन्हें कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। और ऑफर बड़ा लुक्रेटिव है, उसमें नीति आयोग तक की बात है। क्या इन अफवाहों में, इन अटकलों में दम है और ये महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही है, इस विषय पे हम दो मेहमानों से टिप्पणियां लेने वाले हैं। पहले मेहमान हमारे राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया टुडे टेलीविजन, और दूसरे मेहमान हमारे, नमस्ते सर, और दूसरे मेहमान हमारे आपसे थोड़ी देर में हमसे जुड़ने वाला है कमलेश सुतार, एडिटर इन चीफ, लोकशाही मराठी। स्वागत है कमलेश सर आपका भी। राजदीप सर, हम पहले आपसे कमेंट्स लेना चाहते हैं। हमें जानना चाहते हैं कि ठीक है, जो टूट होनी थी एमवीए में वो हुई, अजित पवार चले गए, गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम भी हो गए। अब शरद पवार तो तभी उनके चाचा थे, अभी भी उनके चाचा हैं, तो इनको मिलने के लिए कोई एक तीसरा वेन्यू क्यों ढूंढना पड़ रहा है? देखिए निखिल, इसके पहले थोड़ी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। करीब मैं समझता हूं साल के शुरुआत से अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार छोड़ रहे हैं एनसीपी, आज नहीं तो कल छोड़ रहे हैं, उनका लगातार संपर्क बीजेपी के साथ है। इन अटकलों के बीच में 2 मई को शरद पवार अचानक कह देते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं एनसीपी अध्यक्ष पद से। और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जब कहते हैं, उनके बगल में उनकी पत्नी प्रतिभा ताई है, सुप्रिया सुळे है, अजीत पवार भी वहां मौजूद है, अन्य नेता वहां मौजूद होते हैं। अब वो एक माहौल बनाया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि पवार साहब एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और अटकलें ये लगाई जा रही है कि उनकी जगह पे कौन होगा। क्या ये एक तरह से अजीत पवार पर दबाव डालने के लिए कि अगर आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं तो चलिए मैं एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ देता हूं। उसके 3 दिन बाद ही 5 मई को शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लेते हैं। इसलिए ये लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक थी अजीत पवार को एक मैसेज देने के लिए कि देखिए, मैं अभी भी बिग बॉस हूं, आप अगर बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन पार्टी मेरे साथ है। अब ये 2 महीने तक शांति होती है, लेकिन जुलाई महीने में अजीत पवार अपना दाव करते हैं और अचानक एक संडे को वो शिंदे सरकार के कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं। उनके साथ अन्य इंपॉर्टेंट मंत्री भी, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल जो एक जमाने में शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो सब जो पवार जी के करीब है, प्रफुल्ल पटेल जो उनके करीब है, सब अजीत पवार के साथ जुड़ जाते हैं। और उसके 2-3 दिन बाद ही या कुछ दिनों बाद अजीत पवार और अन्य जो जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, प्रफुल्ल पटेल वगैरह, शरद पवार को जाके वाईपी चौहान सेंटर में मिलते हैं। तो एक तरफ आप पार्टी छोड़ रहे हैं, मंत्री बनते हैं और ये भी पब्लिकली कहते हैं कि शरद पवार जी ने रिटायर होना चाहिए, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद आप उनको मिलने जाते हैं और शरद पवार के बड़े बड़े पोस्टर आपके हर मीटिंग में होते हैं, हर रैली में होते हैं। अब उसी एक संदर्भ में पिछले 1 महीने से ऐसी 4 मीटिंगें हुई हैं। यानी देखिए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में जब ब्रेक हुई तो तनातनी थी, इल्जाम हुए, आरोप हुए। यहां क्या हुआ, पहले दिन तो कुछ ना कुछ कहा गया, उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे दोनों पक्ष ने एक अग्रीमेंट कर ली है कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। सवाल उठा कि कौन सी असली एनसीपी है, सिंबल किसको मिलेगा। ये भी कहा गया कि शरद पवार पहले उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र भर घूमूंगा और बीजेपी और सबको एक्सपोज करूंगा। 1 महीने के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, 4 मीटिंगें हुई। उन मीटिंगों में जो एक तरह से एक मैसेज जा रहा था कि देखिए, हम एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए हैं, लेकिन हमारी एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अभी भी है। और इसी वजह से
ये अटकलें लगाई जा रही कि कहां कहीं ना कहीं क्या ये पवार का डबल गेम है या पावर प्ले है, जिसमें एक तरफ वो एमवीए के साथ है और दूसरी तरफ वो वहीं यानी महाविकास आघाड़ी के साथ है, लेकिन वहीं वो अजीत पवार के को भी बिल्कुल किनारे नहीं कर रहे हैं। आपने पूछा ये मीटिंग सीक्रेट क्यों हुई। देखिए, जो इस हफ्ते मीटिंग हुई वो एक बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति के घर में हुई, पुणे में। अतुल चोरडिया जो है वो पुणे के एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर है जो शरद पवार के बड़े करीबी है। अब क्या हुआ है, न केवल वो शरद पवार के करीबी है, वो अजीत पवार के भी करीबी है, क्योंकि ये जो बिजनेस इंटरेस्ट है, फिर वो शुगर कॉर्पोरेटिव में हो यानी जो शक्कर के कारखाने हैं या रियल एस्टेट है या अन्य उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इसमें अजीत पवार और शरद पवार बारामती में, पुणे में, अन्य जगहों में उनके बिजनेस इंटरेस्ट में एक तरह से आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ उनकी राजनीति से मिश्रण है। कई बार यह कहा गया है कि एनसीपी जो है वो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक तरह से बिजनेस एंटरप्राइज भी है और उसमें कहीं ना कहीं एक फैमिली बिजनेस एंटरप्राइज की तरह है। और यही वजह है कि ये मीटिंगें हो रही है, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार के कई जो करीबी हैं वो चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ आ जाए ताकि पॉलिटिक्स, फैमिली और बिजनेस एक बार फिर जुड़ जाए। यही वजह है कि अतुल चोरडिया ने ये मीटिंग बुलाई। हमने जो सुनने में आ रहा है कि इन्होंने इनको कन्विंस करने की कोशिश की है। वहीं अजीत पवार कह रहे हैं शरद पवार जी को, देखिए आप हमारे एक तरह से फैमिली के लीडर है, पार्टी के लीडर है, आप भी हमारे साथ जुट जाइए, हमारे ज्यादातर एमएलए भी आ गए हैं, आप भी जुट जाइए। वहीं शरद पवार की दुविधा है कि वो समझते हैं कि अगर वो इस बीजेपी अलायंस में जुट जाए तो उनका अस्तित्व या उनको जो इंपॉर्टेंस महत्व दिया जाता है वो कम हो सकता है। एमवीए में उनको लगता है उनका महत्व और ये जो इंडिया अलायंस है इसमें ज्यादा महत्व होगा। तो शरद पवार के सामने दुविधा ये हो गई कि अपने भांजे के साथ उनके संबंध जो पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर जो है वो बड़े निकट अभी भी है। मैंने प्रतिभा ताई जो उनकी पत्नी है उनका जिक्र किया, क्योंकि उनको समझा जाता है कि वो फैमिली की एक तरह से हेड है, वो अजीत पवार जी के बड़े करीब है। कुछ हफ्ते पहले उनका एक फ्रैक्चर हुआ था, वो अस्पताल में थी, अजीत पवार वहां तुरंत उनको मिलने गए और अजीत पवार उनकी बात बहुत मानते हैं। ये प्रॉब्लम ये हो गई है यहाँ कि एनसीपी का जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवार, बिजनेस और राजनीति, उसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। और इसी वजह से ये जो मीटिंगें हो रही है, आप ये मत सोचिए ये सीक्रेट कोई है, ये सब जानते हैं। लास्ट मीटिंग में जयंत पाटिल जो एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। वहां भी अटकलें लगाई गई कि शायद उनको कैबिनेट बर्थ दिया जाएगा, जयंत पाटिल को महाराष्ट्र में और सुप्रिया सुळे को दिल्ली में लाया जाएगा। और ये सब जब मैंने जयंत पाटिल को पूछा, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जयंत पाटिल पर भी दबाव है, क्योंकि उनके खिलाफ भी ईडी के केसेस है इस समय। तो ये पूरा जो एनसीपी का मामला है उसमें पवार परिवार का जो मामला है वो ऐसा है जिसकी वजह से वो एक पेचीदा परिवार है, ये बिजनेस और पॉलिटिक्स का। इसमें कई उनके जो दोस्त हैं वो दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। गौतम अडानी जी का भी नाम लिया जा रहा है। गौतम अडानी जी शरद पवार के अच्छे मित्र हैं, उनकी भी मीटिंग हुई है शरद पवार से, वो भी पवार जी पर दबाव डाल रहे हैं। और पवार जी ने एडमिट किया कि कई लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि आप भी चलिए अजीत पवार और बीजेपी के साथ। तो एक माहौल बन गया इसकी वजह से, जहां लोगों को लगा शरद पवार कर क्या रहे हैं। सीक्रेट में नहीं मानता, ये मीटिंगें हुई है और ये मीटिंगें और भी होगी। जो हमें कहा गया कि अब गणेश चतुर्थी आ रही है, तब वो जब फैमिली का जो पंडाल या गणेश सेलिब्रेशन होगा वहां अजीत पवार और शरद पवार एक साथ दिखाई देंगे। तो ये बिल्कुल एक अलग किस्म का आप कह सकते हैं पार्टी स्प्लिट हुई है। अब हम कमलेश सर आपके पास में आना चाहते हैं, हमें जानना चाहते हैं कि जैसे राजीव सर ने कहा कि दो तरह के इंटरेस्ट्स महाराष्ट्र में एट प्ले हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं। वो चाहते हैं कि वो दोनों पहिए क्योंकि एक दूसरे के साथ घूमते हैं और एनसीपी एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर वो दोनों पहिए लगे हुए थे। अब परिवार में एक फ्रैक्चर है, इसीलिए दोनों जो इंटरेस्ट हैं बिजनेस और पॉलिटिकल, वो चाहते हैं कि परिवार एक खेमे में आकर बैठ जाए, चाहे इस पाले चाहे उस पाले।
हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वास्तव में ऐसा हो जाता है कि पवार सीनियर अपने भतीजे की तरफ जाते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर जो इंडिया अलायंस है और जो एनडीए है उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं दूसरे सवाल पे मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले जो आपने एक बात कही कि बिजनेस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट साथ में है, वो तो बात सही है, लेकिन साथ ही साथ ना फैमिली इंटरेस्ट बहुत बड़ा है इन सब चीजों में। इतनी बार ये बात सामने आई है, महाराष्ट्र में इतने सारे राजनीतिक परिवार देखे गए जिनमें कई बार फूट देखने को मिली है, परिवार में आपसी झगड़ा देखने को मिला है, चाहे वो ठाकरे हो, मुंडे हो। इससे पहले भी कई सारे ऐसे उदाहरण रहे कि जिसमें चाचा भतीजा या कोई और नेता किसी और पार्टी में चला गया हो। लेकिन पवार परिवार में एक जो अंडरस्टैंडिंग रही है हमेशा से, वो एकदम अलग लेवल की रही है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2019 में जब अजीत पवार की बगावत हुई थी, उस वक्त भी उनको वापस लाने में परिवार की काफी अहम भूमिका थी, खासकर शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार, जिनके काफी करीबी माने जाते हैं अजीत पवार। हाल फिलहाल में उनकी एक सर्जरी हुई थी। अजीत पवार की बगावत के बाद परिवार के साथ उनकी सबसे पहली बैठक जो थी वो थी। मेरे एक मित्र है राजनीति में, कॉलेज के जमाने से मेरे मित्र है। एक जमाने में एनसीपी पार्टी एक साथ होने के जमाने की ये बात है। वो अपने आप को सुप्रिया सुले के करीबी बताते थे और अजीत पवार से उनकी खासी बात जमती नहीं थी। लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें बात पता चल गई कि कोई भी आप खेमे में रहे, शरद पवार पार्टी के, चाहे आप सुप्रिया सुले समर्थक रहे, अजीत दादा समर्थक रहे, लेकिन परिवार को अल्टीमेटली आपको रिपोर्ट करना है। और फाइनली आज वो पिछले कई सालों से वो एनसीपी में नहीं है, क्योंकि उनको एक बात पता चल चुकी थी, राजनीति का एक कड़वा सबक उन्हें मिल गया था कि एनसीपी से अलग पवार परिवार है और पवार परिवार हमेशा पार्टी से ज्यादा बड़ा है और ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बात कहीं अलग नहीं हो सकती। शरद पवार शुरुआत में कह रहे थे कि उनसे लेना देना नहीं, बात ही शुरुआत पारिवारिक लड़ाई से हुई थी। जब अजीत पवार ने कहा था अपनी पहली रैली में, पार्टी से टूटने के बाद, भाजपा के साथ जुड़ने के बाद, उनकी सबसे पहली रैली में उन्होंने कहा था कि मैंने किसी के घर में जन्म नहीं लिया, ये मेरी गलती है क्या? हाँ, ये मेरी गलती है। तो उनका निशाना सीधे सीधे सुप्रिया सुले पर था, शरद पवार को अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी चुनने को लेकर था। लेकिन फिर से कुछ दिनों में बात पलट जाती है। शरद पवार कहते हैं कि मैं फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर हूँ, हेड ऑफ द फैमिली, तो मुझे सबसे मिलना लाजमी है और हम परिवार का एक है। तो लोगों में कंफ्यूजन फैला रहा है। सबसे बड़ी बात, मतलब दूसरे अगर एमवी अलायंस पर आने के पहले मुझे एक बात यहाँ पे जरूर बताना मैं लाजमी समझूंगा कि जिस तरह से उनके बीच में परिवार में बातें चल रही है, अजीत पवार शरद पवार में बातें हो रही है, पारिवारिक बातें हो रही है, ये गलत मैसेज सेंड कर रहा है। एनसीपी का काडर आज की तारीख में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। लड़ाई किसके साथ है वो समझ नहीं पा रहा। शिवसेना भी दो खेमों में बट गई, लेकिन शिवसेना के एक गुट को पता था कि हमारी लड़ाई एकनाथ शिंदे के साथ है। फिर महाराष्ट्र में एक वो नैरेटिव चला था, गद्दार पोके, ये सब नैरेटिव चला था। एनसीपी में ये नहीं हो रहा। अटैक उस टाइम पे हो रहा था सीधा एकनाथ शिंदे पे शिवसेना से, लेकिन यहाँ पर हवा में फायरिंग की जा रही है। अजीत पवार के इर्द गिर्द, अजीत पवार को टारगेट नहीं किया जा रहा। पार्टी का कार्यकर्ता संभ्रम में है। शरद पवार के करियर में जिस चीज ने उनको सबसे ज्यादा सताया है, जो भूत हमेशा ही उनके कंधे पर सवार रहा था, वो था अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स का। और एक बार फिर से एट द एज ऑफ 84 जिस तरह की शरद पवार की राजनीति पिछले कुछ दिनों में पनपी थी, 2019 में चाहे उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एट द एज ऑफ 80 पूरे महाराष्ट्र में घूमे थे, प्रचार किया था, बारिश में रैली उन्होंने की थी, उसके बाद में उनकी पॉपुलैरिटी में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ था। शरद पवार पॉपुलर थे, लेकिन जिस तरह की पॉपुलैरिटी उनकी 80s में हुआ करती थी, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी इस बार शरद पवार की देखने को मिली थी। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम शरद पवार का जिस तरह से लेके अजीत पवार को लेके कंफ्यूजन है, ये उनके क्रेडिबिलिटी पर फिर से एक बार सवाल खड़ा कर रहा है। पार्टी के काडर में सवाल है, और साथ ही साथ दूसरा क्रेडिबिलिटी पर सवाल कौन खड़ा कर रहा है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस। मेरी जानकारी यह है, पिछले 3 दिनों से उद्धव ठाकरे के घर पे जो लगातार मीटिंग्स हो रही है, लोकसभा में उद्धव ठाकरे ने यह मन बना लिया है कि उन्हें एकला चलो रे का ही नारा देना पड़ेगा। अकेले उद्धव ठाकरे लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ सीधा सीधा अलायंस होगा तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इस बात की नाना पटोले और उद्धव ठाकरे में रिसेंटली चर्चा भी हुई है। शरद पवार आएंगे नहीं। शरद पवार, जिस तरह से राजीव सर कह रहे थे, शरद पवार अपने सभी ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। सभी अपने आज की तारीख में एक दरवाजा उन्होंने बंद किया है तो दूसरा दरवाजा खुला रखा है। 24 में अगर सीन बनता है, फिर से एनडीए को अगर वहां पर मेजोरिटी मिलती है, तो मोदी और भाजपा के साथ जाने का ऑप्शन उनके लिए खुला रहेगा। लेकिन साथ ही साथ वहां अजीत पवार है। पवार अगर जुड़ जाते हैं, जिस तरह से राज ठाकरे कहते हैं कि एक टीम चली गई है, दूसरी टीम बाद में जाएगी,
तो दूसरी टीम शायद 24 के बाद जा सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस और शिवसेना ने अपना मन बना लिया कि शरद पवार के बिना हम आगे जाएंगे, उनके सिवा हमें ये चुनाव लड़ना है। उनके अगर ऐसी नौबत आती है कि पवार के खिलाफ भी लड़ना पड़े, शरद पवार के खिलाफ, तो भी उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसको लेकर पिछले 3 दिनों से उद्धव ठाकरे मीटिंग कर रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो जायजा ले रहा है। ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर शरद पवार के आज एमपीज है, जो एनसीपी के एमपीज है, वहां पर भी उनकी लड़ने की तैयारी है। तो अब शिवसेना ये जानती है, इस बात को लेकर शिवसेना तो आश्वस्त है, अकेले लड़ना है, कांग्रेस उनके साथ में नहीं। कई जगह पे मेरी ये जानकारी है कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच में टैक्सिट अंडरस्टैंडिंग होगा, फ्रेंडली फाइट, छुपा समझौता उन दोनों में होगा, जिससे चुनाव लड़े। फ्रेंडली फाइट रहेगी, या फिर कई जगह पर कैंडिडेट ना देना, वीक कैंडिडेट देना, ये सारी चीजें होगी। लेकिन शरद पवार पे इस वक्त दोनों भरोसा नहीं कर रहे। उनकी ये जानकारी, उनका ये मानना है शरद पवार कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। अब ये ओनस है शरद पवार पे, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि परिवार एक तरफ है, पार्टी एक तरफ है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की किसी भी राजनीति में ये जो थिन लाइन है, ये बहुत डेंजरस होता है। ये थिन लाइन, परिवार और पार्टी अलग है, ऐसा कभी नहीं होता। ये लाइन पवार को क्रॉस करनी पड़ेगी उन्हें खुद को। अगर इस संभ्रम को कोई दूर कर सकता है तो कुछ शरद पवार है, उन्हें ही इस लाइन को ज्यादा बोल्ड करना पड़ेगा कि ये परिवार अलग है, पार्टी अलग है, लेकिन पार्टी का कहना अलग होगा और शरद पवार का कहना अलग होगा। अजित पवार के साथ हम नहीं है। कंफ्यूजन क्लियर करना शरद पवार को ही पड़ेगा। ठीक सर, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव गुट है, उनको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है सिचुएशन कि उनको इलेक्शन अकेले लड़ना है। बीजेपी के दिमाग में क्या है, अभी उस बात को लेकर के हमने ज़्यादा चर्चा की नहीं है। जो महाराष्ट्र में सदन में एलओपी हैं विजय वडेट्टीवार, उनको हम कोट करना चाह रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि शरद पवार जैसे नेताओं की मदद चाहिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी को, जो कि मास लीडर होंगे, जो ज़्यादा जनाधार वाले नेता होंगे। इसके बिना लोकसभा में भी उनका आंकड़ा नहीं बढ़ने वाला है, इसलिए वो शरद पवार को वू करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और ये भी दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अजित पवार के सामने शर्त रखी है कि आप सीएम तब बनोगे जब आप अपने चाचा को लेकर के आओगे, अदरवाइज हम आपको उस तरह से अकोमोडेट कर नहीं पाएंगे। क्या इन अटकलों में भी, इन दावों आरोपों में कोई दम है? नहीं, देखो, विजय वडेट्टीवार का कहना है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका ये काम है कि सरकार पे अटैक करना और जो एक तरह का संभ्रम, भ्रम निर्माण करना, उनका ये काम है और उनकी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन अब मुझे एक अलग चीज पर ध्यान आकर्षित करना है निखिल। यहाँ पर नेशनल ऑडियंस शायद इस बात से वाकिफ नहीं। पिछले 2 दिनों में एक छोटा सा राजनीतिक छोटी डेवलपमेंट है हालांकि, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। राज ठाकरे ने एक रैली ली पनवेल में, रास्तों के गड्ढों को लेकर, हाईवे के गड्ढों को लेकर। उन्होंने दो मुद्दे वहां पे वापस छेड़े। उन्होंने मराठी का मुद्दा और परप्रांतियों के मुद्दों पे एक बार फिर से उन्होंने वहां पर उस मुद्दे को उठाया है। अब ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में राज ठाकरे इस मुद्दों को लेकर और आक्रामक हो सकते हैं। इसकी भी 2 वजह थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी कि दोनों ठाकरे बंधु साथ में आ सकते हैं। और राज ठाकरे की एक पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने इस बात को दोहराया था कि बीजेपी से भी हमें ऑफर है, लेकिन बदले हुए पॉलिटिकल सिचुएशन में हमें इस बात का फेर विचार करना होगा। अब ये माना जा रहा है, कुछ राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे मराठी वोटों में बहुत ज्यादा कटौती नहीं कर पा रहे, उद्धव ठाकरे के साथ जिस सिंपैथी की बात की जा रही है वो बढ़ रही है, शरद पवार के साथ आने वाले दिनों में सिंपैथी हो सकती है। तो उस सिंपैथी को, मराठी वोट्स को शायद काटने के लिए आने वाले कुछ दिनों में राज ठाकरे एनडीए के साथ ना शामिल होते हुए एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर उभरे, और जो मराठी के वोट्स है, मराठी अस्मिता के जो वोट्स है, शायद जो शिवसेना को मिल सकते हैं उसमें भी थोड़ी सेंध लगा सके, तो ये बीजेपी के ही शायद फेवर में जा सकता है। शिवसेना ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सीधा परप्रांतियों का मुद्दा न लाते हुए मराठी और गुजराती का जो मुद्दा उपस्थित किया है, उस मुद्दे को काटने के लिए शायद राज ठाकरे का आक्रामक मराठी अस्मिता का मुद्दा भी काम आ सकता है और एक तरह से वो बीजेपी के फेवर में ही जा सकता है। राज ठाकरे ने भी लोकसभा चुनाव के लिए, याद दिला दूं आपको, 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार वो लड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी, मीटिंग देना शुरू किया है। तो राज ठाकरे किस बलबूते पर ये चुनाव लड़ेंगे, कौन सा मुद्दा लेकर लड़ेंगे, और उनके मुद्दे का सीधा असर अगर किसी पार्टी पर पड़ सकता है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पड़ सकता है, और उसका सीधा फायदा शायद भाजपा को हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बदले हुए राजनीतिक हालात।
मतलब ये हो सकता है कि राज ठाकरे जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में उसको बाहर से समर्थन दे दें, वो भी एक नहीं प्रेशर नहीं, ग्रुप। विरोध करेंगे, विरोध नहीं निखिल, विरोध करेंगे सरकार का। हाँ, लेकिन ज्यादा विरोध किसी और का करेंगे। बढ़ जाएगा। हाँ, नहीं, विरोध करेंगे तो देखो, भाजपा का विरोध होगा, शिंदे का विरोध होगा, मुद्दा होगा मराठी का, आक्रामक मराठी का मुद्दा होगा। मराठी के मुद्दे को लेकर जो वोट कंसोलिडेटेड शिवसेना के साथ हो रहे हैं ना, वो वोट किस तरह से काटे जा फ्रैक्चर सकते करना हैं, चाहते हैं। रहेंगे विपक्ष में। मतलब अगर इसका उदाहरण देना तो मैं बी टीम वगैरह नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से एमआईएम का मुद्दा रहता है हमेशा कि विरोध करेंगे, भाजपा के साथ में ऑफिशियली नहीं जाएंगे, लेकिन उस तरह की एक पॉसिबिलिटी यहां पर महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से चर्चा में कि राज ठाकरे विपक्ष में रहेंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, और जो विपक्ष का कंसोलिडेशन है उसमें कहीं ना कहीं सेंध अगर राज ठाकरे लगा सकते तो शायद वो भाजपा के बहुत काम आ सकता है। चलिए, इलेक्शन अरिथमेटिक को लेकर ही बाकी दो पार्टीज अभी कांग्रेस और शिवसेना क्या सोचती हैं, क्या वो अकेले इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, उसके लिए हम जाना चाहते हैं राजदीप सर आपके पास। देखिए निखिल, मुझे लगता है कि हाँ, कि जैसे कमलेश कह रहे थे कि शरद पवार जी या पवार फैमिली जो है वो एकजुट, वो बड़ी क्लोजली निट है, बहुत उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। इसके बावजूद मुझे लगता है कि कम से कम लोकसभा इलेक्शन तक जो अप्रैल मई में होना है, एनसीपी में ये दो पक्ष रहेंगे, एक अजीत पवार का जो बीजेपी के साथ जुड़ेगा, और एक शरद पवार का जो एमवीए यानी शिवसेना और कांग्रेस में जाएगा। शरद पवार ने जिस प्रकार से कल भी हमला किया बीड में रैली में बीजेपी को पर, लगता है उन्होंने अपना एक तरह से उन्होंने तय किया है कम से कम लोकसभा चुनाव तक मैं यही इस एमवीए के साथ जुड़ूंगा और उन्हीं के साथ रहूंगा। सवाल उठता है उसके बाद क्या, क्योंकि इलेक्शन अप्रैल मई में लोकसभा के हैं, अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब क्या होगा, क्योंकि तब मुझे लगता है असली लड़ाई होनी है। अब सवाल उठता है कि अगर लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी और बीजेपी एक बार फिर बड़ी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाते हैं, तब शरद पवार क्या करेंगे, तब क्या दबाव और बढ़ेगा एनसीपी पर कि आप लोग ये गुटबाजी छोड़ दीजिए, एक साथ आ जाइए, एक ही परिवार है, आपके बिजनेस इंटरेस्ट एक हैं, आपके राजनीतिक इंटरेस्ट भी एक बना दीजिए और आप सब बीजेपी के साथ जुट जाइए। उस परिस्थिति में हो सकता है कि जो एमवीए आज का अलायंस है वो टूट की कगार पर आ जाए। लेकिन आज की परिस्थिति में निखिल, मैं समझता हूं कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये तीनों जो है लोकसभा चुनाव तक एक साथ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि अब शरद पवार एक ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं इस समय जिससे ये अलायंस या गठबंधन जो उन्होंने ही बनाया वो पूरी तरह से टूट जाए। जो उनके करीबी है वो मुझे ये कहते हैं कि शरद पवार ने बार बार एमवीए के इंडिया अलायंस के दूसरे घटकों को आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र आप हम पर छोड़िए, हम महाराष्ट्र लड़ेंगे एक तरह से एकजुट होके, और आप हम पर विश्वास रखिए कि हम कोई अजीत पवार के साथ नहीं जा रहे हैं, ये गलत अफवाहें हैं। बार बार जब पूछा गया है उन्होंने कहा है अफवाहें हैं। तो लोकसभा चुनाव तक मुझे लगता है ये एकजुट रहेंगे। उस चुनाव में क्या होता है, क्या परिस्थिति होती है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बीजेपी इस समय नरेंद्र मोदी जी का एकमेव लक्ष्य लोकसभा है। लोकसभा में उनका उद्देश्य है कि ये एमवीए अलायंस को कमजोर किया जाए ताकि बीजेपी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनकर रहे, और फिर विधानसभा आते आते समीकरण एक बार फिर बदल सकते। लेकिन निखिल, मैं एक वार्निंग दे सकता हूं, जैसे हम सिगरेट के पैकेट पे स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है जी, उस तरह से मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में कुछ भी प्रिडिक्ट करना इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं एक बात, अभी ये फोटो आपने मोदी जी और पवार जी का दिखाया, मैं एक क्रोनोलॉजी में वो भूल गया कहने कि जो लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार मोदी जी को दिया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वहां के जो आयोजक थे वो मोदी जी को लाना चाहते थे वो अवार्ड देने के लिए, और मोदी जी ने यस नहीं कहा था, हाँ नहीं कहा था। शरद पवार ने उनको फोन करके ये कहा जा रहा है, कहा कि मोदी जी आप ये अवार्ड जरूर एक्सेप्ट करिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है, आप जरूर आइएगा। और प्राइम मिनिस्टर आ भी गए। कहना है कि देखिए, मैं एक ऐसा नेता हूं जो इन सब सोशल चीजों में और अन्य चीजों में पॉलिटिक्स नहीं चाहता हूं।
देखिए शरद पवार जब क्रिकेट के चुनाव आते हैं, पिछले साल जब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ, वो आखिरी मोमेंट में जो देवेंद्र फडणवीस और उनके बीच में ये हो गई, एक अलायंस एक तरह से हो गया, एक समझौता हो गया। तो शरद पवार जो है वो उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। लेकिन जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कम से कम लोकसभा चुनाव तक ये एमवीए अलायंस जो है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का अलायंस और इंडिया अलायंस में शरद पवार उस अलायंस में रहेंगे। ठीक है, आपने जिस राइडर के साथ में ये अपना एनालिसिस दिया है वो हम दर्शकों के लिए रिपीट कर देते हैं। सर ने पहले ही कहा कि जितने भी आकलन प्रेजेंट किए जा रहे हैं एज ऑफ नाउ महाराष्ट्र में स्थिति ये है कि कोई भी आकलन सही निकले इस बात की गारंटी नहीं है।